नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है सरप्राइज। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है, अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए नुपुर का 16 वर्षीय बेटा शुभम अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। नुपुर कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी 12 वर्षीय लड़की छुटकी अपने भैया की तरफ देखते हुए, सच में भैया हो गई बुकिंग? अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। नुपुर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या जिद लेकर के बैठ गए हो? और छुटकी तुम यह सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती हो तुम। शुभम खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार छुटकी की तरफ देखते हुए, माँ कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपने शादी के 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा यह सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज छुटकी, वाव रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ पापा जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ना, तुम सरप्राइज बोलना पापा को। काश पापा भी यह सॉन्ग करते, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। छुटकी और शुभम की बातें सुन करके नुपुर, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? माँ के सामने ऐसा बोल रही हो। छुटकी, इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। नुपुर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे जमाने में होता था, तीर नजरों से चलती थी, घायल यह दिल होता था। तभी शुभम, वाओ माँ क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो, तुम अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा रखती थी? शुभम की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालते हुए नुपुर बात को घुमाते हुए, तुम दोनों यह क्या लेकर के बैठ गए हो? तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादी जी और दादाजी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे छोड़ करके जाऊंगी मैं तुम सबको? शुभम, माँ कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो? बस 1 महीने की ही तो बात है। यह लम्हा सिर्फ तुम और पापा के लिए है, जो एक साथ गुजारेंगे। ना कोई परिवार और ना कोई जिम्मेदारी, बस तुम और पापा, तुम्हारे साथ बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी नुपुर की सास, जो कुछ दिनों से ही देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, मान जाओ नुपुर, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। नुपुर कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए शुभम, माँ 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। नुपुर अपनी मुंह से शुभम का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी तुम दोनों भी ना सोचने तक का समय भी नहीं देते। शुभम अपनी मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ इस टेक्नोलॉजी के जमाने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन नुपुर का मन भी अपने पति मनीष की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगे। नुपुर के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू मनीष को बहुत पसंद हैं। मनीष की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छी पैकेज मिलती है मनीष को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो अभी मनीष के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब नुपुर ब्याह कर आई
तो इसी पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। मनीष के साथ वो कभी वहां जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर शुभम और छुटकी का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। मनीष हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता है। उसी पैसे से नूपुर घर का खर्च चलाती है। 4-5 महीने में मनीष का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर करके बैठे रहते। नूपुर और मनीष बहुत कम ही मिल पाते थे। आज नूपुर पूरे मन से तैयारी कर रही थी मनीष के पास जाने की। शुभम उसे ट्रेन में बैठा दिया। एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते का डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। नूपुर, शुभम, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जा कर के तुम्हें फोन करती हूँ। शुभम, माँ मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक है वहीं जाना। नूपुर शुभम की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर नूपुर को अकेले भेजने की जिद तो शुभम की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से अब वो परेशानी में आ गया। शुभम के आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब नूपुर भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसे उसी तरह सजे हुए हैं जैसे नूपुर ने सजाए थे। इतने सालों में अब नूपुर और मनीष इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख करके नूपुर अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वो मनीष के घर पहुंचेगी तो वो घर में ही होंगे। रात भी नूपुर के आंखों में ही कट गई। सुबह 6:10 पर शुभम का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख करके उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। नूपुर, शुभम तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंच करके तुम्हें फोन करती हूँ। ऑटो पकड़ करके नूपुर उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने के पहले नूपुर ने अपना हुलिया अपने हाथों से ही ठीक करने लगी। ठीक करते ही उसने बेल बजा दिया। एक बार बजाया, तब भी मनीष ने आकर के दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने बेल को बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पहनी हुई थी दरवाजा खोला। फिर अपने बालों को खोपा करते हुए नूपुर से पूछने लगी, किससे मिलना है? नूपुर ने फोन पर एड्रेस को दिखाते हुए कहा, जी मनीष पांडे का घर यही है। ओ औरत, जी यही है, क्या काम है आपको? नूपुर, जी आप कौन हैं? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए, जी मैं उनकी पत्नी हूँ। नूपुर, जो यह सुन करके ही यकीन नहीं कर पा रही थी, तभी कमरे से कोई, काजल जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम काजल था वहीं खड़े जोर आवाजों से, सुनिए जी, जरा बाहर आएं, कोई मिलने आया है आपसे। काजल ने इतना बोलने से ही नूपुर की नजर भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि यह कोई और मनीष है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। मनीष नूपुर को देखते ही तुम, बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। फोन पर नाम देख करके ही मनीष का चेहरा बता रहा था कि यह फोन शुभम का ही है। मनीष का फोन कट करते हुए नूपुर बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब यह उसे पता नहीं। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते हैं, उसे अपने आंचल से पोंछते हुए उस ओर जा रही थी जहां उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह देख करके नूपुर बैठ गई। 2 पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन शुभम का फोन था कि बजे ही जा रहा था। नूपुर की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसुओं को पोंछ करके अपने बोतल से पानी निकाल करके पी करके अपने गले की आवाज को नॉर्मल करते हुए फोन रिसीव करती है। शुभम, क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ,
मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ तुम जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ उसमें। माँ तुम जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ उसमें। माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नुपुर बस शुभम की बातों पर और हाँ हाँ कर रही थी। गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। शुभम ने तो फोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज मिला उसे वो कैसे भूलती। अब कितनी आसानी से मनीष ने भी झूठा बहाना बना दिया, लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। एक सरप्राइज देने आई थी मनीष को अपने 20वीं साल गिरह पर, लेकिन यहाँ तो मनीष ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी मनीष की बातों से यह नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी मनीष की ही दुनिया थी। तो फिर मनीष ने ऐसा क्यों किया? मनीष का मन उससे ऊब चुका था तो कभी बताया क्यों नहीं? आज मनीष की बेवफाई की सजा वो किसको दे? अपने सास ससुर को, उस सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इस 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चों के चलते चलते नुपुर जिम्मेदारी में खोने लगी थी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन मनीष को तो कुछ और चाहिए था जो उस काजल में है। एकदम सुराही जैसी फिगर, वो तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद मनीष की। लेकिन शुभम और छुटकी की जिम्मेदारी तो अब भी वो उठा रहा था। यह सोच ही रही थी कि तभी शुभम का फोन। माँ तुम्हें टिकट मिला? नुपुर खुद को संभाल, झूठ बोलते हुए। बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर के खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी नुपुर को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जो अब शायद किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने उस बच्चों को वो लड्डू दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही शुभम अपनी माँ को गले लगाते हुए, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत वापस आ गई। तभी मायूसी से छुटकी अनजाने में ही माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। शुभम, मेरी ही गलती थी कि मैं यह सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। नुपुर अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नजरों से खुद को बचाने की भरसक प्रयास कर रही थी कि उसकी सास मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर के धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती है। सबकी बातें और मनीष के प्रति सबका विश्वास देख करके अब नुपुर खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस करके नल के पानी को खोलते हुए अपने आंसू को उसी पानी के साथ बहने दिया। नुपुर ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम में छुपाती? क्या खुद को कहीं पर भी बंद कर किसी याद या बात को दिमाग से निकाला जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। कोई कहीं भी छुप जाए, कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, जिससे हम बच करके भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बंद कमरे में भी आपका साथ नहीं छोड़ती, और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकते। आज ऐसी ही स्थिति नुपुर की भी थी। सबकी नजर से छुप करके नुपुर बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थी, लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। मनीष का इतना बड़ा धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, मनीष से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट करके आ गई। उसके जीवन का 20 साल कोई मामूली नहीं होता।
किसी के जीवन में इतना लंबा सफर। मनीष से दूर रहने के बावजूद नुपुर ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज यह सब भी उसे सिर्फ दीवार ही नजर आ रही थी, जिस दीवार में ना जाने कितनी यादों को समेट करके सजाया था। एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख करके शुभम बाहर से, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक तो हो ना? नुपुर की आवाज गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। शुभम को बोलना तो चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज ना आने पर शुभम फिर से, माँ तुम ठीक हो? अब नुपुर दरवाजा खोलते ही थोड़ी गुस्साई से, क्या बचपना है शुभम? थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए सिर पर पानी दे रही थी। चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन शुभम को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है माँ को, माँ के पास जा करके, माँ चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफी बना करके पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। नुपुर ने मना कर दिया। आज उसका मन और दिल दोनों ही जल रहे थे। वो आंखें बंद करके अपनी पलंग पर लेट गई, लेकिन मनीष और काजल का चेहरा देखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में शुभम भी ब्लैक कॉफी लेकर के आ गया, अपनी माँ के पास बैठते हुए। यह लो माँ, यह कॉफी पी लो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। शुभम को ब्लैक कॉफी काफी हद तक पसंद है, खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। शुभम की बात सुन करके भी नुपुर ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ ना दे करके बाहर निकल आएंगे। माँ की थकान को सोच करके शुभम वहां से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम को बोल करके चला जाता है। आराम अब नुपुर को कैसे करती हो आराम? दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। शुभम तो समझदार था, लेकिन छुटकी वो तो माँ के पास आकर के इधर उधर की बातें बताने लगी। नुपुर कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इधर काजल का मुंह भी फूला हुआ था। मनीष ने कई बार उससे बात करनी चाहा, लेकिन काजल ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि मनीष जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में मनीष के साथ 2 वर्ष हुए उसे शादी को। कितनी आसानी से वो मनीष के झांसे में आ रही थी। एक बात पर आंख मूंद करके भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी, यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में मनीष को सच्चाई बतानी ही पड़ी। मनीष हर महीने घर में पैसे भेजते थे। यह बात तो काजल को पता था, क्योंकि मनीष के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते हैं। काजल ने कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ बाप से मिलवाओ, लेकिन मनीष यह कह देता था कि तुम बंगाली हो, इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। काजल भी वहाँ काम करती है जहाँ मनीष काम किया करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज मनीष की हकीकत काजल के सामने थी, लेकिन काजल नुपुर की तरह कमजोर नहीं थी। बड़ी आसानी से मनीष को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गया। मनीष अपने सिर पर हाथ पकड़ करके बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने काजल को, लेकिन सब बेकार। 1 सेकंड में सब बदल गया। नुपुर सबकी नजर से खुद को बचाने की कोशिश करती रही। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन नुपुर की खामोशी एक ही तरह कायम रही। कोई अगर नोटिस किया तो वो शुभम था। जब भी शुभम अपनी माँ से पूछता, तब ही नुपुर के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बुनने शुरू कर देते। शुभम की नजरों से दूर ही रहने का प्रयास करती। शुभम को बार बार यही लगने लगा कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। उसकी माँ ने एक उम्मीद जाग गई थी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसलिए माँ दुखी है।
3-4 दिन बीते ही थे कि मनीष ने इस घर में कदम रखा। मनीष के पांव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों के ही खुशी से आंख भर आई। छुटकी भी पापा पापा की रट लगाए मनीष के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो नुपुर से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने का बोल लल्ला लल्ला कर उसके आसपास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हाल चाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठ करके अपने कमरे में चले गए। मनीष ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार नुपुर को देखना चाहा, लेकिन नुपुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख करके मनीष नुपुर के पास भी गया, लेकिन नुपुर ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों की पसंद थी। मनीष की मां ने रात के व्यंजन को देख करके नुपुर को कुछ खरी खोटी भी सुनाई कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो मनीष को पसंद है। लेकिन नुपुर ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चों को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। मनीष के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी नुपुर ही उठाती रही। फिर भी अपना संतान तो अपना ही होता है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। शुभम आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे हजारों पकवान बनाने में, जैसे दिन रात निकल जाते थे। 2 दिन में ही जो माँ 6 महीनों की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली क्यों है। लेकिन शुभम ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही हैं, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपनी पापा के चेहरे से कुछ अवकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद मनीष अब जानता था कि नुपुर इस कमरे में तो आएगी ही, तब ही बात कर लूंगा। लेकिन नुपुर के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। मनीष कमरे में नुपुर का वेट कर रहा था। छुटकी भी अपनी दादी के पास चली गई सोने। उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता है। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से छुटकी के सिर पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरती हैं, जो छुटकी को बहुत पसंद है। शुभम भी अपने कमरे में जाकर के पढ़ाई करने लगा। नुपुर भी रसोई पर बिखरे बर्तन को धो रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटा करके नुपुर शुभम के कमरे में जा करके, शुभम मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। यह सुन करके शुभम ने अपनी माँ की तरफ चेहरा कर, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई क्या? इतने बोलने की देर थी कि नुपुर की आंखें झल झल करके बहने लगी। शुभम उसके पास आ करके, माँ बताना, कुछ बात तो है जो तुम हम सब से छुपा रही हो। क्या बात है माँ, बताना तो। नुपुर ने अपने कांपते ओंठ को दबा लिया, आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। शुभम मुझे सोने दे, लाइट ऑफ कर दे बेटा, सिर दर्द से परेशान है। शुभम अपनी माँ की दशा देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ कर तो दिया, लेकिन नींद ना नुपुर को थी, ना शुभम को, ना मनीष को। उधर उस कमरे पर घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही मनीष लगा था। बहुत देर के बाद भी जब नुपुर नहीं आती तो मनीष ने उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो नुपुर जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया कि नुपुर शुभम के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नुपुर को बुलावे। शुभम के कमरे में नुपुर अपने आंचल को अपने मुंह से दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां शुभम ना सुन ले। आज मनीष को देख उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगे। अब तक शुभम भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है। वो बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। नुपुर के पास हजारों सवाल थे, जिसका जवाब उसे चाहिए था। मनीष ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। मनीष जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का
बोझ अब नुपुर भी उठा नहीं पा रही थी। शुभम और छुटकी के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही आधी गुजर गई। इन दोनों बच्चों के साथ अब वो कहाँ भटकेगी? मायके में जा करके अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए तो ठीक रहता है, शादी के पति को छोड़ बच्चों के साथ वहां रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज मनीष को सामने देख करके उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे नुपुर के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख शुभम का अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी नुपुर के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुआ। मनीष जानता था कि नुपुर घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वेट कर रहा था वो। मनीष नुपुर के पास जा करके, नुपुर नाराज हो मुझसे, लेकिन नुपुर के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। मनीष ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन नुपुर अपने नित्य कर्म के काम को करने में लगी थी। 2 दिन हो गए मनीष को आए, लेकिन नुपुर से उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। मनीष जानता था कि नुपुर अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो नुपुर को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी नुपुर एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती है। इसमें और काजल में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद मनीष तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंच करके आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा दिखता है। सबकी नजर उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे। मनीष भी सबकी नजरों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज्यादा उसका ध्यान काजल के केबिन में था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन कुछ अलग उसमें दिख रहा था आज। मनीष ने काजल के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देख करके चला गया उस केबिन के भीतर। मनीष अपने पति होने का हक दिखाते हुए, काजल यह क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में तुम्हारे शाखा पोल पहना था उसे भी खोल दिया। जानती हो इसका मतलब? काजल गुस्से से, मेरी केबिन से बाहर निकलो तुम। मनीष बेशर्मी से, निकलो मतलब? मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख करके सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? काजल, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए हैं। अब मनीष को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। मनीष, कुछ समय देती काजल, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। काजल गुस्से से लाल होते हुए, मनीष, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। काजल के इतने बोलने की देरी थी कि मनीष ने उसे थप्पड़ जड़ अपना हद तोड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब काजल को संभालते रहे। तभी काजल ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने यह भी कह दिया कि उस पर धोखाधड़ी का केस भी वो कर देगी। मनीष यह देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो शुभम अपनी बेचैनी के साथ नुपुर के पास जाता है। नुपुर भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन शुभम जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। शुभम, माँ, आवाज सुन करके नुपुर, शुभम तुम अभी इतनी रात को
सब ठीक तो है बेटा? शुभम, सब ठीक है माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नुपुर जानती तो थी कि शुभम क्या पूछने वाला है, इसलिए बहाना बनाते हुए, शुभम सो जाओ, रात हो चुकी है बहुत। शुभम, माँ मैं जानता हूँ ना तुम सो पाओगी और ना मैं, उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो किसी बात से, उसे बताओ अब। शुभम के इतना बोलते ही नुपुर खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर करके बहने लगे, ओंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रहे थे। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती है और जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक जाती है। शुभम, हाँ माँ बताओ पापा क्या? यह कहते हुए शुभम की आंखें बस अपनी माँ के जुबान पर अटकी थी तो कभी उसे रोता हुआ देख रहा था। शुभम इतना तो समझ ही गया कि यह बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में शुभम को पकड़ करके नुपुर, शुभम तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। जो भी नुपुर ने देखा सब आज शुभम के सामने था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसे भी कर सकते हैं। नुपुर उसे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन शुभम कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपने माँ के सामने रखते हुए, शुभम माँ तुम क्या चाहती हो वो बताओ। यह प्रश्न सुन करके नुपुर शुभम की तरफ देखते हुए, मैं समझी नहीं। शुभम, हाँ माँ तुम क्या चाहती हो? ऐसे रो करके पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है? शुभम के प्रश्न सुन नुपुर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज शुभम की बातें सुन अपनी बात रखते हुए नुपुर, शुभम मैं तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ करके जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उसके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था आज। नुपुर रोते हुए, शुभम मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूं बता? शुभम के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई दोनों के बीच। रोज की तरह नुपुर सुबह अपने कार्यों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो शुभम की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। काजल के रवैये को देख नुपुर का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से मनीष घर आने को सोचा। काजल ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। उसको नुपुर पर पूरा भरोसा था कि वो काजल की तरह नहीं है। बहुत सोच विचार करके फैसला लेता है, बहुत सोच विचार करके फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख उसे अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को मनीष का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। मनीष की नजर अब नुपुर के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। यह देख मनीष के चेहरे ने एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। मनीष को देख शुभम और नुपुर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर मनीष से यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह, मनीष ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपने पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नजरों से नुपुर का साथ देते हुए कहा। लेकिन उसके ससुर ने गुस्साई भरी नजरों से नुपुर का साथ देते हुए, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो बेटा। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी नहीं सोचा था मैंने। मनीष की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए,
काहे को हमारे मनीष को नालायक बता रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सब के साथ रहने आया तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही मनीष की असलियत सबको बता दिया। शुभम और नुपुर को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। तब उसने रात वाली सब घटना बताने लगे कि उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। मनीष भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से, बाबूजी आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हैं कि आपका सगा हूं मैं, यह नहीं। मनीष के पिताजी, यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, शायद इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मार करके बाहर कर देता। मनीष झल्लाते हुए, आपको यह प्यारी हो गई है? मनीष के पिताजी, प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। मनीष अहंकार से बोला, इतना खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। मनीष के पिताजी ने कहा, मनीष सोच समझ करके बात बोला करो, मुझे अब भी पेंशन मिलती है, तुम जो भेजते हो जरा बहू से पूछना तो उससे क्या सब सही से चल जाता है। कितनी बचत से यह इस घर का खर्चा चलाती है। मनीष अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। मनीष की बातें सुन करके नुपुर ने शुभम को छुटकी के साथ बाहर जाने को कहा। शुभम के गर्म खून को नुपुर पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अब शब्द सुन उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं शुभम और मनीष में ही बहस ना हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुन करके शुभम चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। छुटकी, जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ शुभम को परेशान कर रही थी। अपने बेटे को सुन वो अपने पति की तरफ देखते हुए, तभी उसके पति उसकी तरफ देखते हुए, जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो, यह याद जरूर कर लेना। आंखों में फरेबी, बेटे का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति के कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को मनीष की मां भी झूठला नहीं सकती थी। नुपुर का एक एक कतरा पसीना बहा है इस परिवार में। अपनी मां को इस तरह चुप देखते, मनीष, मां बताओ तुम चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ हो? तभी मनीष की मां के गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए बोली, मनीष, क्या कब से औरत औरत लगा रखा है? नुपुर नाम है उसका, यह भी भूल गया तू? तुम्हारे बच्चों की माँ है वो। मनीष तेजी से नुपुर का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया है। तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़ों पर पलती हो तुम। अगर मैंने यह पैसा देना बंद कर दिया ना, तब समझोगी यह अकड़ सब निकल जाएगी तुम्हारी। मनीष को यह सब बोलते देख नुपुर शुभम के कमरे में चली गई। शुभम ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब मनीष की बातों से नुपुर के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपनी आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। शुभम ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक कर चुका था कि माँ जो भी फैसला करेंगी वो उसका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। नुपुर के साथ साथ अब शुभम भी अपनी माँ के साथ उसके लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर के अपना फैसला सुनाती हुई नुपुर ने कहा, बाबूजी, अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनते ही उसकी सास ने कहा, नुपुर, यह क्या बोल रही हो? छोटी सी बात को बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है, वो बाहर रहता है, भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। औरत जात का तो काम ही है कि
पर्दे में अपने पति के भूल को छुपा करके उसके साथ ही चलना। नुपुर अब बाबूजी की तरफ देख करके कम लफ्जों में पूरी बात कहते हुए, बाबूजी शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। यह कह करके बात को आगे ना बढ़ाते हुए नुपुर चली तो गई, लेकिन नींद किसी के भी आंखों में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था, शायद मनीष जा चुका था। मनीष के जाने के बाद उसके ससुर ने नुपुर को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से उसे दूर न करने को कहा। नुपुर रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। उसके ससुर नुपुर का उदास चेहरा देख उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो जानते थे कि नुपुर का यूं ही अचानक निकलना और उसके बच्चों को काफी भारी पड़ेगा। उसने माया मोह की बातों से नुपुर को घर में तो रख लिया था, लेकिन मनीष के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, यह समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि उसके पड़ोसी, जिनसे उन सब का काफी हद तक का उठना बैठना था, नुपुर के पास आते ही, जो नुपुर के ही उम्र की थी, नुपुर के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी। नुपुर भी उसकी हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार फिर वो, नुपुर मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। नुपुर, जिसने मनीष के करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, उसके सामने भी हिम्मत बांधे। अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन? पड़ोसन, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल। तुम्हें तो पता है कि इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज, क्योंकि जो खाना बनाने आती है वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल नहीं रही है। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकती। 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को भी पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा अगर तुम बना दो तो? नुपुर, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी बहुत खुश हो गई। नुपुर के मन में अब एक नई विचार ने जन्म ले लिया। उस विचारों के साथ शुभम के पास जा करके शुभम को पड़ोसन वाली सब बात बता दी। शुभम को पड़ोसन वाली सब बात बताई और यह भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा आ जाएगा। शुभम, जो आज मोबाइल के हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ के बातों पर नहीं था, उसने कुछ अलग ही करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम को अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया। नुपुर अब भी अनजान थी कि शुभम के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन शुभम ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने की। नुपुर जानती थी कि शुभम मोबाइल में ही पड़े रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब ने नुपुर के हाथ के खाने की बहुत तारीफ की। सब की बातें सुन करके शुभम को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठ करके कुछ ना कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। शुभम और छुटकी रोज ही कुछ ना कुछ फरमाइश करते कि यह बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती बस शुभम उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। नुपुर अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर मनीष एक ही ऑफिस में काजल के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उस पर काजल के लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद ही कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में नुपुर उसके पास लौट करके आएगी ही। अचानक से एक दिन नुपुर की सासू माँ अपने पति से, 8 महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, ना ही फोन करता है, जरा आप फोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुन करके उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है?
क्या बोल करके गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं। अपनी पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मनीष ने नुपुर को झुकाने के लिए उनका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं नुपुर को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया है तुम्हारे बेटे ने। मैंने नुपुर के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे रोकूंगा नहीं। अपनी पति की बात सुन करके अब मनीष की माँ भी चुप थी। वो रोज ही देख रही थी कि नुपुर को, मनीष को माफ करना उसके लिए मुश्किल था। अब इस घर में उनकी जिद की वजह से रह तो रही थी, लेकिन अब बस एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, शुभम और छुटकी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा रहता है। यह कुछ महीनों में बहुत ही मुश्किल से कट रही थी उन सब की। पहले की बचत से ही अब तक घर चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही शुभम अपनी माँ को गले लगाते हुए, उसका पागलपन देख करके सब उससे पूछ रहे हैं कि आखिर उसे क्या हुआ। शुभम ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी मां का वीडियो फेमस हो चुकी है, अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर हैं। नुपुर को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी मां के वीडियो में सब कमेंट को शुभम ने पढ़ करके सुना रहा था कि सबको उस रेसिपी पसंद आ रही है। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है, उसके अकाउंट में 3,000 रुपए जमा हो चुके हैं। नुपुर को शुभम की बात अब भी समझ में नहीं आ रही थी। घर में सब शुभम की बात को समझना चाहते थे, लेकिन छुटकी के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब शुभम ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू में यह इसलिए नहीं बताया कि पहले उतनी चल नहीं रही थी, इसको पॉपुलर होने पर समय लगता है। इन 9 महीनों में यह गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बना करके नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगी तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे तो यह 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देरी थी कि नुपुर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती है। शुभम ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगाया था। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन यह उसकी खुद की थी। खुशी की आंसू बहते देख शुभम ने उसे गले लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को है। नुपुर जो काफी टाइम से अब वीडियो बना रही है, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है, उसने भी बहुत कुछ सीख लिया उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की नुपुर में काफी बदलाव आए हैं। नुपुर का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफी हद तक बढ़ चुका है। नुपुर इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही है। शुभम और छुटकी की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजा दस्तक देख सबको हैरानी हुई। नुपुर ने ही दरवाजा खोला। नुपुर के बदलाव देख करके मनीष की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस नुपुर को वो जानता था और इस नुपुर के चेहरे और पहनावे में काफी अंतर है। नुपुर ने जैसे ही देखा कि सामने मनीष है तो वो अपने कमरे में चली गई। मनीष की हालत बिगड़ चुकी थी, दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थी। अपने बेटे की इस स्थिति को देख करके उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई, जहां मनीष को देख करके उसकी माँ की आंखें नम थी। तो वहीं अपनी माँ के उजरे मांग को उसे समझते देर ना लगी कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो नुपुर के साथ किया, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। नुपुर तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले छोड़ कैसे जाती। तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ नुपुर के नाम कर दिया। लेकिन आज मनीष को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। काजल ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ना नौकरी रही, ना इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजार कर आया है मनीष।
आज वो बहुत ही शर्मिंदा है कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। नुपुर जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ को कैसे भूल सकती है। अब उसका बेटा आ चुका है, अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को शुभम और छुटकी जाने के बाद नुपुर ने उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। उसकी सास यह सुन करके, नुपुर मैं जानती हूँ कि तुम मनीष को माफ नहीं कर सकती हो, अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद तो लेते जाओ। नुपुर समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन उसने एक चाबी नुपुर के हाथ में रख दिया, यह कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी मनीष के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। नुपुर ने नम आंखों से अपने उस घर और सास से विदा लिया। मनीष उसे पीछे से देखते रह गया, लेकिन उसे आज रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इस समाज में कई औरतें ऐसी हैं जो काजल की तरह हैं, सही गलत का निर्णय लेने में देर नहीं करती, लेकिन कुछ नुपुर के जैसे भी हैं। पति से जुड़ने के बाद भी उसका उस परिवार से एक रिश्ता बनता है जिससे बाहर निकलने में उसे समय लगता है। नुपुर ने इस घर में रह करके धैर्य का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तो उसके बेटे शुभम ने भी उसका साथ दिया, एक नई दिशा दिखलाया, लेकिन क्या सच में सब औरतों को मिल पाती है कोई नई मंजिल? कुछ औरतें इतनी कमजोर होती हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी चुप रह वहां उसी के साथ समझौता करती हैं। यह सिर्फ मनीष और नुपुर की बात नहीं है, यहाँ मनीष की गलती थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसने कहीं और नजर घुमाई, लेकिन कुछ औरतें भी आजकल ऐसा कर रही हैं। मैरिटल अफेयर्स या दूसरे शादी की जरूरत क्यों पड़ती है जब आप एक रिश्ते से जुड़े होते हैं? क्यों शादी होने के बावजूद पति पत्नी खुश नहीं रह पाते और एक अलग दुनिया जो सिर्फ गुमराह करती है उस राह में निकल पड़ते हैं? इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ दिनों से खोज भी रही हूँ। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।